हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है और राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का एक अहम हिस्सा है। तो इसी के संबंध में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा उसकी शक्तियां इत्यादि का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति देश में एकता, अखंडता और देश की सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आखिर भारत में किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, यानी कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है और इस निर्वाचन मंडल में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसे निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य यानी कि संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य, मतलब इन तीनों के ही निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं और ये निर्वाचन मंडल ही राष्ट्रपति का चुनाव करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ऐसे सदस्य जो कि मनोनीत होते हैं, जो निर्वाचन के थ्रू नहीं आते हैं, जैसे कि राज्यसभा के 12 सदस्य जो कि कला, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, तो वो मनोनीत सदस्य होते हैं। उसी तरह पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, परंतु आज नहीं चुने जाते, वो भी मनोनीत सदस्य होते थे। इसके अतिरिक्त राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं में भी कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है और नियुक्त करता है। तो वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की ही बात की गई है, परंतु अगर हम आज के टाइम पर देखें तो जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी अपनी एक विधानसभा भी है। परंतु अनुच्छेद 54 में सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो इसके तहत तो हमें यही लगता है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्य अभी चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते राष्ट्रपति के। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें बाद में जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा राज्य की विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पर होता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है और इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व में एक प्रणाली है जो कि है एकल समक्रमणीय मत प्रणाली। इसके माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के आधार पर होता है। फ्रेंड्स, अब हम इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव में एक विधायक और एक सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकाली जाती है और एक एमपी जो कि संसद का सदस्य होता है उसके वोट की वैल्यू को निकाला जाता है। और इसके बाद क्या होता है, जब इनकी वैल्यूज़ निकल जाती हैं तो उसके बाद जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है उसके लिए एक निश्चित कोटा या निश्चित मत तैयार किया जाता है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एक विधायक के मत का मूल्य निकाला किस प्रकार से जाता है। तो फ्रेंड्स, एक विधायक के मत का मूल्य निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य से भाग देना होता है। इसके बाद इसे 1/1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं हम कि एक राज्य की जनसंख्या 10 लाख है और प्रत्येक 1 लाख पर एक व्यक्ति चुना जाता है, यानी कि राज्य की विधानसभा में मान लीजिए कि 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भाग दे देंगे और इससे
1/1000 को गुणा कर देंगे तो इससे एक जो संख्या निकलेगी वो निकलेगी एक विधायक के मत का मूल्य। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो राज्य की कुल जनसंख्या हम यहाँ पर रखते हैं वो 1971 में जो जनगणना हुई थी उस जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर रखा जाता है। तो अभी हमने एक एग्जाम्पल से देख लिया, जो कि हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था कि एक विधायक के मत का मूल्य मान लीजिए 100 आ गया। तो अलग अलग राज्यों की जो जनसंख्या है वो अलग अलग है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए उत्तर प्रदेश के विधायक का मत का मूल्य जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसी तरह एक राज्य के विधायक का मत का मूल्य दूसरे राज्य के विधायक के मत के मूल्य से अलग होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एक सांसद के मत का मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है। एक सांसद के मत का मूल्य कुछ इस प्रकार निकाला जाता है। सभी राज्यों के कुल विधायकों के मतों का कुल मूल्य, इसको भाग दे दिया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के से। मतलब देखो, सभी राज्य यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी राज्य जितने भी भारत के राज्य हैं उन सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्यों को जोड़ दिया जाता है और इसको यहाँ पर रखा जाता है और इससे भाग दिया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से। उदाहरण के लिए 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के मत का मूल्य कुछ इस प्रकार निकाला गया था। ऊपर रखा गया था कि सभी राज्यों के कुल विधायकों के कुल मतों का मूल्य जो उस समय था 5,49,495। इसमें सभी विधायकों के मूल्यों को ऐड कर दिया गया था, चाहे वो बिहार का विधायक हो चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, और इसे डिवाइड किया गया था 776 से इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि उस समय संसद के निर्वाचित जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 776 निर्वाचित सदस्य। सिर्फ यहाँ पर मनोनीत को नहीं जोड़ा गया था, राज्यसभा और लोकसभा को ऐड करके यहाँ पर रखा गया है। तो एक सांसद के मत का जो मूल्य निकला है वो निकला था 2017 में 708। तो फ्रेंड्स, एक एमएलए और एक एमपी के मतों के मूल्य को निकालने के बाद जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है, जो खड़े होते हैं राष्ट्रपति पद के लिए, उनके लिए एक निश्चित मत तैयार किया जाता है। निश्चित मत का मतलब होता है एक निश्चित कोटा का अर्थ यहाँ पे आरक्षण नहीं है। इससे क्या होता है, ये तय कर दिया जाता है कि जिस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार को ये निश्चित मत प्राप्त होगा उसे ही राष्ट्रपति बनाया जाएगा। जो निश्चित मत बनाया जाता है, निश्चित मत निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला है कुल वैध मत, यानी कि कुल वैध मत कितने, कुल वैध मतों की वैल्यू कितनी है, इसे डिवाइड कर दिया जाता है 2 से और प्लस कर दिया जाता है इसमें 1। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुल वैध मत हैं 100, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और इसमें प्लस कर दें और इसमें प्लस करेंगे 1, तो संख्या आएगी 51। मतलब अगर कुल वैध मत 100 हैं तो किसी भी उम्मीदवार को अगर 51 मत मिल जाते हैं तो वो राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया को देख लेते हैं कि किस प्रकार से वोटिंग होती है और किस प्रकार से उसकी काउंटिंग की जाती है। तो निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक मतपत्र दिया जाता है, यानी कि सभी एमएलए और एमपीज को एक मतपत्र दिया जाता है जो कुछ इस प्रकार दिखता है। जैसे कि इसमें सभी का नाम लिखा होता है कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं और उनके सामने सभी को वोट देना शामिल होता है। कहने का मतलब ये है कि जो वोटर है, जो मतदाता है, जैसे एमएलए और एमपीज, वो किसी एक उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, उन्हें सभी को वोट देना पड़ेगा और ये वोटिंग वरीयता के अनुसार होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई वोट डाल रहा है तो उसने सी को 1 नंबर पर रखा है, मतलब वो चाहता है कि सी राष्ट्रपति बने, और फिर वो चाहता है कि अगर सी भी राष्ट्रपति ना बन पाए तो मैं चाहूँगा कि बी राष्ट्रपति बने, इसलिए उसने बी को दूसरा स्थान दिया है, दूसरी वरीयता दी है। और फिर उसने सोचा कि अगर बी भी राष्ट्रपति ना बन पाए तो मैं ए को वरीयता दूंगा, और इसलिए उसने तीसरा नंबर ए को दिया है। फिर उसने सोचा कि अगर ए भी राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा तो फिर मैं डी को रखूँगा, क्योंकि इसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो इस प्रकार से वरीयता रखी जाती है। तो प्रत्येक मतदाता जो एमएलए और एमपीज होते हैं वो इसी प्रकार वोट देते हैं और पहले राउंड की काउंटिंग होती है। पहले राउंड की काउंटिंग में ये देखा जाता है कि पहले स्थान पर किस उम्मीदवार को कितने कितने वोट मिले हैं। सिर्फ पहली वरीयता देखी जाएगी।
जैसे कि मान लीजिए कि एक उम्मीदवार को पहली वरीयता पर 20 वोट मिले हैं, मतलब कि 20 लोगों ने इसे पहले स्थान पर रखा है, और बी को 45 वोट मिले हैं पहले स्थान पर, सी को 18 वोट मिले हैं पहले स्थान पर, और डी को 17 वोट मिले हैं पहले स्थान पर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट जो मिले हैं वो मिले हैं बी को, 45 वोट। परंतु हमने पहले ही एक निश्चित मत तैयार कर लिया था, एक कोटा तैयार किया था जो था 51। तो जिस उम्मीदवार को 51 वोट मिलेंगे राष्ट्रपति तो वही बनेगा। तो इस कारण से, क्योंकि यहाँ पर किसी को स्पष्ट मत नहीं मिला है, इसके लिए राउंड 2 की काउंटिंग होगी। अगर यहाँ पर इसको 51 मिल जाता तो काउंटिंग यहीं रुक जाती और ये राष्ट्रपति बन जाता। परंतु राउंड 2 की काउंटिंग में क्या होगा, क्योंकि जो डी है वो एक तरह से उसे सबसे कम वोट मिले हैं पहले स्थान पर, पहली वरीयता पर, इसलिए इसको हटा दिया जाएगा और इसकी दूसरी वरीयता को देखा जाएगा। मतलब मान लीजिए कि ये एक मतपत्र है, एक व्यक्ति का ये मतपत्र है, उसने मान लीजिए डी को अगर पहला स्थान दिया है तो उसने ए को तो दूसरा स्थान दिया होगा, या बी को दूसरा स्थान दिया होगा, या सी को दूसरा स्थान दिया होगा। तो जो भी उम्मीदवार हार जाता है तो उसकी दूसरी वरीयता को देखा जाता है कि मान लीजिए कि इसको जिस व्यक्ति ने पहले स्थान पर रखा तो उस व्यक्ति ने ए, बी या सी में से, इन तीनों में से किसी को दूसरी वरीयता पर भी तो रखा होगा, तो उस दूसरी वरीयता को देखा जाएगा। तो डी की दूसरी वरीयता को देखा जाएगा। तो मान लीजिए कि डी की दूसरी वरीयता में ए को 2 वोट प्राप्त हैं और बी को 10 वोट प्राप्त हैं और सी को 5 वोट। मतलब जब डी को 17 वोटों में पहले स्थान पर रखा गया था तो ए को 2 बार दूसरे स्थान पर रखा गया था, बी को 10 बार दूसरे स्थान पर रखा गया था और सी को 5 बार दूसरे स्थान पर रखा गया था। तो ये जो डी की दूसरी वरीयता है इसको ए, बी, सी की पहली वरीयता में जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि पहली वरीयता में ए को 20 वोट प्राप्त थे तो इसमें 2 और जोड़ दिए जाएंगे, और बी को 45 प्राप्त थे तो इसमें 10 जोड़ दिए जाएंगे, और सी को 18 मिले हुए थे पहली वरीयता में तो इसमें 5 और जोड़ दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम टोटल करते हैं तब हम देखते हैं कि बी को 55 वोट मिले हैं और निश्चित मत था 51 का। तो यहाँ पर जो बी है वो जीत गया है और इसी को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर ये संख्या 55 नहीं हो पाती, यानी कि किसी को भी एक स्पष्ट मत नहीं मिल पाता, तो राउंड 3 चालू हो जाता, तीसरे राउंड की काउंटिंग होती, और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को एक निश्चित मत प्राप्त ना हो जाए। तो अभी तक राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। असली में ये जो संख्या होती है ये बहुत बड़ी होती है। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर छोटी संख्याओं को रखा था, हकीकत में ये बहुत ही बड़ी होती हैं क्योंकि वैल्यूज़ यहाँ पे रखी जाती है जो कि बहुत बड़ी होती है। अभी तक के इतिहास में भारत में जो पहले राष्ट्रपति हुए हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी जिन्होंने, वो हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें 99% से भी ज़्यादा वोट मिले थे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने चुनाव को अच्छे से देख लिया। तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जांच, उस विवाद की जांच और उस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है वो सभी पक्षों को मानना होता है। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया कोई भी फैसला अंतिम होता है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। तो कई बार क्या होता है कि कई एमएलएज और एमपी की सीट खाली होती है, जिस कारण से उस सीट से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में आता नहीं है। तो इसी आधार पर राष्ट्रपति चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या कारण थे जिसके कारण भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव को चुना। फ्रेंड्स, इसके 2 मुख्य कारण थे। इसका पहला जो कारण था वो ये था कि जो राष्ट्रपति होता है वो एक नाम मात्र का कार्यकारी होता है। मतलब कहने को तो वो देश का प्रमुख होता है, सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, परंतु वो अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला मंत्रिमंडल ही
राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है और मंत्रिमंडल जो राष्ट्रपति को सलाह देता है, राष्ट्रपति को वो सलाह माननी पड़ती है। तो इसी कारण से भारतीय संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराया जाए और उसको वास्तविक शक्तियां भी ना दी जाएं तो ये बहुत अजीब होगा। मतलब आप प्रत्यक्ष चुनाव भी कराओ और वास्तविक शक्तियां भी ना दो, तो ये तो बहुत अजीब है। तो इसी कारण से, क्योंकि वो नाम मात्र का कार्यकारी होता है, उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती, इस कारण से अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था को चुना गया। इसके साथ ही दूसरा कारण ये था कि जब राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी होता है, उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती है, और अगर हम उसका प्रत्यक्ष चुनाव कराते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होगा। हम जैसा कि देख सकते हैं, जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, कितना भ्रष्टाचार भी होता है। इसके साथ ही जो समय नष्ट होता है वो तो होता ही है। तो इन्हीं कारणों से अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुना गया। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हताएं, शपथ एवं शर्तों की। फ्रेंड्स, अगर कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अगर खड़ा होना चाहता है तो उसमें निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके साथ ही जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहता है वो उसमें इतनी योग्यता होनी चाहिए जितनी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य को चाहिए होती है। मतलब एक लोकसभा का निर्वाचित सदस्य और एक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, दोनों की योग्यताएं बराबर होनी चाहिए, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। इसके साथ ही लाभ के पद पर ना हो। अगर कोई व्यक्ति सरकारी जॉब कर रहा है या सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसे हम लाभ के पद पर मानते हैं। इस कारण से तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए पहला है कि नागरिक होना चाहिए भारत का, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य के बराबर योग्यता रखता हो और सरकारी पद पर ना हो, यानी कि लाभ के पद पर ना हो। जिस व्यक्ति के अंदर ये सभी योग्यताएं होंगी वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। इसके साथ ही एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे कि मंत्री का पद हो गया, राज्यपाल का पद हो गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद हो गया, ये पद लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसे अपना नामांकन पत्र भरना होता है। इसी तरह राष्ट्रपति के चुनाव में भी उम्मीदवार को अपना नामांकन पत्र भरना होता है। उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरते समय 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। मतलब 50 ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो उसका नाम प्रस्तावित करें और 50 ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो चाहते हों कि हाँ, ये फलाना व्यक्ति राष्ट्रपति बने। ये व्यवस्था 1997 में की गई थी। इससे पहले यहाँ पर 10 प्रस्तावक व 10 अनुमोदक की आवश्यकता होती थी। इसके साथ ही उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करानी होती है। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक में उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमा कराने होते हैं। अगर उम्मीदवार कुल मतों का, जितने भी वोट होते हैं, कुल वोट का 1/6 भाग प्राप्त कर लेता है तो उसको उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। अगर नहीं कर पाता है इतने वोट प्राप्त तो उसको उसकी जमानत राशि रख ली जाती है बैंक के द्वारा। अब ये शर्तें लागू क्यों की गई हैं? ये शर्तें इसलिए लगाई गई हैं ताकि जो फालतू के व्यक्ति राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए खड़े हो जाते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए जो खड़े हो जाते हैं, उनको रोका जा सके। इसके अतिरिक्त अगर कोई उम्मीदवार जब राष्ट्रपति बन जाता है तो उसे अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेनी होती है। मतलब राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले एक शपथ लेनी होती है और ये शपथ कौन दिलाता है? उसे उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, यानी कि प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का जो कोई भी सीनियर होगा सबसे न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। इसके अलावा कई बार कई दूसरे व्यक्ति जो कि चुनकर नहीं आए होते, जैसे कि कई बार जब राष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं होते तो उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना पड़ता है। तो इसी के तहत अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस व्यक्ति को भी इस राष्ट्रपति की शपथ लेनी होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए सेवा शर्तों की। तो इसकी पहली शर्त यह है कि कोई भी व्यक्ति
अगर राष्ट्रपति चुना जाना है किसी व्यक्ति को तो वो संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई संसद या राज्य विधायिका का सदस्य राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो चुका है तो उसे अपनी संसद या राज्य विधायिका की सदस्यता से तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति को एक राष्ट्रपति भवन मुहैया कराया जाता है रहने के लिए, जो कि आकार में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही आलीशान है। ये न्यू दिल्ली में है। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं, परंतु ये उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार राष्ट्रपति की पद अवधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। मतलब अगर संसद चाहे तो राष्ट्रपति के वेतन को बढ़ा सकती है, उसके विशेषाधिकार को बढ़ा सकती है, परंतु कम नहीं कर सकती उसकी पद अवधि के दौरान। इसके अलावा 2018 में राष्ट्रपति का जो वेतन तय किया गया वो ये था 5,08,000 रुपये राष्ट्रपति का वेतन तय किया गया। इसके अलावा जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है और वो अपने पद से हट जाते हैं तो पद से हटने के बाद भी राष्ट्रपति को एक पूर्ण सुसज्जित आवास उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें कई प्रकार की सुविधाएं होती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को कई प्रकार की पेंशन और उसका दैनिक खर्च वगैरह दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को कई प्रकार के विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उस पर किसी भी प्रकार का मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता, ना ही उसे जेल में भी भेजा जा सकता है। ऐसा कुछ उसके साथ नहीं किया जा सकता। और अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा चलाना है उसके निजी कार्यों के लिए तो उसके लिए पहले राष्ट्रपति को 2 महीने का नोटिस देना होगा, उसके बाद ही ऐसा कोई मुकदमा चलाया जा सकता है।